नमस्कार। फ्यूचर विल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज। उम्मीद है आप इस सीरीज को लंबे समय से एंजॉय कर रहे होंगे, इसके नोट्स बना रहे होंगे और यकीन मानिए इस सीरीज का आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं जो पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी जो इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, वो कहीं ना कहीं इस पीवाईक्यू सीरीज के यानी कि किसी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इर्द गिर्द या दाएं बाएं कई क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप उस एक्सप्लेनेशन के अलग से नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे और उनका आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। आइए प्यारे साथियों, आज फिर शुरू कर रहे होंगे हम सेट 25 के साथ एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें है वो है, सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम सिमुक की बात कर रहे होंगे, ठीक है, वो मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर सिमुक की बात आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन दे रखा है पार्थियन, उसके बाद में कर्ण, नेक्स्ट कुषाण और सातवाहन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे पार्थियन राजवंश की। मेरे प्यारे साथियों देखो, पार्थियन राजवंश ऐसा राजवंश है जिसके बारे में मोस्टली एस्पिरेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसके पीछे मूल वजह यह है कि पार्थियन डायनेस्टी हम कम पढ़ते हैं, सातवाहन और कुषाणों की थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। और आजकल पता नहीं एक ट्रेंड चल रहा है, एसएससी में हो या सेंटर के एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है कि ऐसे राजवंश है, सातवाहन राजवंश है, कर्ण की बात करें, कुषाण की बात करें, चाहे शुंग राजवंश की बात करें, चाहे पार्थियन की बात करें, इनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पार्थियन की बात कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर जो है एक अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर जो है अफ्रीका का मैप क्यों ड्रॉ कर रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम अफ्रीका के ऊपर की बात करते हैं, यहाँ वाला ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ फारस, और इसके पास में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं ईरान। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? ईरान बोलते हैं। और ईरान से कुछ शासक आ रहे हैं भारत। कहाँ पर आए ये भारत आते हैं। और आपको ये पता है कि ये वाला एरिया, ठीक है, जहां पर अपन बात कर रहे होंगे, ये वाला एरिया किसका है? ये भारत का है। किसका एरिया है? भारत का है। और आप ये मान के चलना, जब भारत की बात कर रहा हूँ तो एंशियंट हिस्ट्री में जब बात कर रहे होंगे तो इसको मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी आप इसमें शामिल करते हुए चलिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम बात कर रहे होंगे ईरान की, तो ईरान से कुछ शासक कहां पर आ रहे हैं? कि सर भारत में आ रहे हैं। कुछ शासक, कुछ रूलर कहां पर आ रहे हैं? कि भारत में आ रहे हैं। और उनमें से जो शासक थे, क्या उनमें से जो शासक थे वो कौन शासक है? वो आ रहे हैं पार्थियन। तो आप एक पॉइंट याद रखना, पारस की खाड़ी से आप पॉइंट याद रखना, पार्थियन शासक। ठीक है, पार्थियन शासक बोल दो या पार्थियन वंश बोल दो। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये शासक कहां से आ रहे हैं? ये ईरान से आ रहे हैं। तो आपको एक पॉइंट याद हो गया होगा। अब यहां पर पाकिस्तान वाला, यानी कि जब पाकिस्तान में हम बात कर रहे होंगे, तो ये वाला एरिया जो है, क्या ये वाला एरिया जो है, आपने नाम सुन रखा होगा, गांधार वाला है। कौन सा एरिया है? गांधार। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ईरान के जो शासक है वो भारत में कहां पर आ रहे हैं? कि सर ये गांधार में आए थे। कहां पर आए थे? गांधार में आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, गांधार कहां पर है? गांधार एक प्राचीन महाजनपद था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। गांधार क्या था? प्राचीन जनपद था। ये भी आप याद रखना। गांधार, ये गांधार वही है जब हम महाभारत में हम गंधारी की चर्चा करते हैं, ठीक है, गंधारी की चर्चा करते हैं, तो गंधारी का जो है यही, उसका भी यही प्रदेश होता है। ठीक है, गंधारी कौन? वो इस शकुनी, शकुनी मामा, आपने सुन रखा होगा, शकुनी मामा की बहन। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो ध्यान दीजिएगा, यहां से ईरान से शासक आए, भारत में आए। भारत में कहां पर आए? गांधार में आए। कहां पर आए? गांधार में आए। और गांधार में ही जो है, क्या गांधार में ही मेरे प्यारे बच्चे एक नगर है। ठीक है, एक गांधार में एक नगर है, ठीक है, जो प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, प्राचीन यूनिवर्सिटी के लिए, यानी क्या था? प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, एंशियंट यूनिवर्सिटी।
ये किसके लिए जाना गया? प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए। यहां पर एक नगर है प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर पार्थियन वंश के शासक आए और इनका जो शासक था उस शासक का नाम था गोंडा फर्नीस। मेरे प्यारे साथियों, शासक का क्या नाम था? गोंडा फर्नीस। गोंडा फर्नीस यहां पर इनका मुख्य शासक हुआ करता था। हम बात कर रहे होंगे किसका? सिमुक की। तो सिमुक तो नहीं है, इनका गोंडा फर्नीस है। उसके बाद में यहां पर ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे होंगे कर्ण वंश की। किसकी बात कर रहे होंगे? कर्ण वंश की। तो कर्ण वंश का एक शासक था, इसका संस्थापक था, वो था वासुदेव। इसका शासक कर्ण वंश का कौन था? वासुदेव था मेरे प्यारे साथियों। तो आप याद रखना, याद रखने का तरीका यह है कि कर्ण वंश, कर्ण को याद रखना कृष्ण से, और कृष्ण का अन्य नाम मेरे प्यारे साथियों क्या था? वासुदेव था। क्या था? वासुदेव था। या तो याद रखना कर्ण वंश का जो मुख्य शासक था वो कौन था? वासुदेव था। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कुषाण शासकों की बात कर रहे होंगे। क्या? कुषाण शासकों की बात कर रहे होंगे और सातवाहन शासकों की बात कर रहे होंगे। तो सातवाहन शासक जो है, सातवाहन शासकों में इसमें मुख्य शासक इनका आता है सिमुक। कौन आता है मेरे प्यारे साथियों? सिमुक आता है। ठीक है। इसके अलावा अपन जब बात कर रहे होंगे गौतमी पुत्र, क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो मेरे प्यारे साथियों, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध भी किससे था? सातवाहन वंश से था। किससे था? सातवाहन वंश से था। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना कि एक तो सिमुक जो है, ठीक है, इनका संस्थापक माना जाता है, सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है सिमुक। कौन माना जाता है? सिमुक। और एक इनका अन्य शासक था, उस अन्य शासक का नाम मेरे प्यारे साथियों क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मेरे प्यारे साथियों, आप जो है इसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, विदाउट नोट्स जो है आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तैयारी का पहला पॉइंट ये आता है। वो क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? वो है भाई साहब, क्या? कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है। और ये वासुदेव वही था जिसने शुंग वंश का क्या किया था? अंत किया था। ठीक है। शुंग वंश का, कौन से वंश का? शुंग वंश का अंत किया था। वासुदेव ने किसका किया था? शुंग वंश का क्या किया था? अंत किया था। तो आप ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। नालंदा और तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला वर्तमान समय में मेरे प्यारे बच्चे, ये भी याद रखना कि वर्तमान में, क्या? वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। किसमें है? पाकिस्तान में है। इसके अलावा तक्षशिला, जब हम तक्षशिला की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? ये है अपने बिहार में। कहां पर है? बिहार में। जब तक्षशिला की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा यहीं से हुई थी। कौटिल्य यहीं पर पढ़ाता था। मेरे प्यारे बच्चे, जिसको हम चाणक्य या कौटिल्य बोलते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? यहीं पर हुई थी, तक्षशिला से हुई थी। तो आप याद रखना। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे साथियों? सिमुक मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सिमुक किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, पर सामान्यतः हिस्ट्री के इस पार्ट को बहुत कम लोग टच करते हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम हम पढ़े रहते हैं किसमें? दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल में, यही अपन ज्यादातर पढ़ते हैं। और बाकी के जो है उन शासकों को, यानी कि इन शासकों को हम याद नहीं करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? क्या? चीन से भारत आया था। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, इत्सिंग की बात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम इत्सिंग की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात? जब हम इत्सिंग की बात कर रहे होते हैं तो इत्सिंग जो है ये चीन से भारत आया था। कहाँ से? चीन से भारत आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में 671 में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। तो यहाँ पर एक इत्सिंग के लिए एक पॉइंट याद रखना, हम बात कर रहे होंगे 671, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा कहां पर प्राप्त की थी? इन्होंने
शिक्षा प्राप्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये पॉइंट मेरे प्यारे साथियों आप याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा किन्होंने प्राप्त किया था? इत सिंह ने। किसने प्राप्त किया था? इत सिंह ने। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट्सों को लिखते चलना। आप बात कर रहे होंगे सोंगयून का। ठीक है, जब हम बात कर रहे होंगे क्या, मिहिर कुल की, किसकी बात कर रहे होंगे? मिहिर कुल की बात कर रहे होंगे। तो मिहिर कुल के समय हूण शासक था, ध्यान देना। हूण नाम सुना होगा आपने, शक, हूण, कुषाण, ये सारे बाहरी शासक थे। हूण शासक, कौन से शासक? हूण शासक मिहिर कुल, मिहिर कुल, हूण शासक मिहिर कुल के समय, किसके समय? मिहिर कुल के समय जो है, ये कौन आया भैया? ठीक है, सोंग यून आया था। कौन आया था? सोंग यून आया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे, अलग से स्लाइड में बात कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, फाहयान की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? फायान की बात कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे सायान, फायान जो है चीन से आया हुआ एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चीन से आया हुआ क्या था? बौद्ध भिक्षु था। तो आप इसमें फायान के लिए जब हम बात कर रहे होंगे तो याद रखना भाई, किसकी बात कर रहे होंगे? फायान की बात कर रहे होंगे हम। इसके बारे में ठीक ठाक डिटेल अपन को पढ़नी होगी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फायान भारत में जो है कब से कब रहा, या फायान का समय काल जो है ये कब से रहा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप फायान के लिए याद रखना। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या? बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षु था, बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, आप इसको सिर्फ मॉन्क लिख लो, समझ जाना, फिर बुद्धिस्ट। ठीक है, तो आप लिखो मॉन्क। भिक्षु को क्या कहते हैं भाई? मॉन्क कहते हैं। तो चीनी बौद्ध भिक्षु था। और ये भारत में जो है, भारत में आप एक डेट, ये एक ट्रिक याद रखना, फायान सीआई का डेट था। सीआई का क्या था? डेट था। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फायान जो है वो सी आई आई। क्या? सी आई आई। तो सी का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जो है क्या होगा? सी का मतलब जो है ये होगा 3, क्योंकि इंग्लिश में 3 नंबर पर आता है। आई आई यानी कि वो 9 नंबर पर आता है। डेढ़ से ध्यान देना, 4। ठीक है, 4 1, 4 1 4। ठीक है, यानी कि 399 से लेकर 399 से लेकर, ठीक है, 414 तक। कब तक? 414 तक ये भारत में रहा था, 399 ईस्वी से लेकर। ठीक है, 399 ईस्वी से लेकर 414 तक भारत में रहा। चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। और इस समय जो है गुप्त शासक, यानी कि गुप्त शासक, भारत में किसका शासन था? गुप्त शासक था। और मेरे प्यारे साथियों, गुप्त शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखना। फायान जो है क्या, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कई अभियान किए थे, इसलिए इनकी जो उपाधि थी, क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी, इन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि लिया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसके समय, क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है, उसके अलावा ये जो है शकों को, ठीक है, इन्होंने जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि कब प्राप्त हुई? इसने क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया? शकों को हराया था। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में छाप लेना। इन्होंने शकों को, किसको? शकों को हराया। और राजधानी,
राजधानी उज्जैनी बनाया। मेरे प्यारे साथियों, राजधानी कहां पर स्थानांतरित की? उज्जैनी में किया। जब इस बंदे ने क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया, तो उसी समय जो है इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? इन्होंने उपाधि ली थी किसकी भाई? इन्होंने ली थी उपाधि विक्रमादित्य की। किसकी लिया था? विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। इसके अलावा आप याद रखना, इस समय को अपन मानते हैं क्या, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम को क्या, इसके टाइम को हम मानते हैं गुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल। तो याद रखना, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल जो है वो किसके टाइम को बोलते हैं अपन? वो बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम को मानते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट जो है, ये कुछ पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, तो आप भाई साहब जो है अपने दिमाग में छाप लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है चीनी फायान की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखो भिक्षुओं में से कौन सा बौद्ध भिक्षु ऐसा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से कहाँ आया था? भारत आया। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा फायान। क्या होगा? फायान होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों फायान। क्या? फायान। तो ये बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, बिल्कुल याद रख लेना कि इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है, फायान होने वाला है। फायान के बारे में बेसिक डिटेल में आपको बता चुका हूं। ठीक है, फायान के बारे में बेसिक डिटेल में आपको बता चुका हूं। मैं कह चुका हूं कि ये गुप्त शासक था, और गुप्त शासक का मेरे प्यारे साथियों क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया और अपनी राजधानी जो है कहां पर स्थानांतरित कर दी? अपनी राजधानी जो है इन्होंने स्थानांतरित कर दी उज्जैनी में। किसने? उज्जैनी में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो बच रहा है वो क्या है भाई? वो बच रहा है, हम हवेन सांग की बात कर रहे होंगे। किसकी? हवेन सांग की बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे होंगे हवेन सांग की, किसकी? हवेन सांग की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें पहला पॉइंट याद रखना, 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी का है। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट क्या याद रख सकते हो? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यानी कि हवेन सांग कब आया? हवेन सांग आया था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में। मेरे प्यारे बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इत सिंह जो है इसको लिए याद रखना, सिर्फ बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। इसके अलावा आप याद रखना हूण शासक, क्या उसके सोंग युन, क्या सोंग युन जो है ये भी चीन से आया था, यात्री था। हूण शासक मिहिर कुल के समय आया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मैंने बात किया फायान की। फायान के बारे में डिटेल से मैंने चर्चा किया, बहुत इंपॉर्टेंट यात्री है। तो भाई साहब ये तो जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको दिमाग में छप जाना चाहिए ये पूरा पॉइंट तो। ठीक है, डेट में कभी कंफ्यूज हो जाए तो याद रखना CI का डेट। फायान कौन था? CII का डेट था, तो CII से मैंने बता दिया डेट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से जब बात कर रहे होंगे हवेन सांग, तो हवेन सांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में कहां पर आया था? भारत आया था। मेरे प्यारे साथियों आइए आइए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। तो जब इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात कर रहे होते हैं तो ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हुज अचीवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। मेरे प्यारे बच्चों हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की, किसकी? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात कर रहे होते हैं, इसके इंस्क्रिप्शंस शिलालेख की बात कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से अपन को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इसकी रचना किसने किया था।
क्या बात कर रहे होंगे भाई? हम बात कर रहे होंगे कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने किया था। तो इसकी रचना की बात आती है तो मेरे प्यारे साथियों आप एक पॉइंट याद रखना, हरिसेन ने। किसने किया? हरिसेन। हरिसेन। तो एक पॉइंट लगना कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख शिलालेख जो है, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने किया था। और भाई साहब जो है इसकी भाषा कौन सी थी? ठीक है, भाषा हरिसेन ने किया था। और इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा में याद रखना संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी भाई? संस्कृत। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला हरिसेन ने इसकी रचना की और इसकी भाषा जो थी वो भाषा क्या थी? हरिसेन थी। और भाई साहब अब मैं बात कर रहा हूँ जो है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हरिसेन, हरिसेन का दरबारी कवि, दरबारी कवि। तो मेरे प्यारे साथियों किसका दरबारी कवि था? याद रखना समुद्रगुप्त। किसका था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो समुद्रगुप्त था, क्या जो समुद्रगुप्त था इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन। तो ये पॉइंट याद रखना कि इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, ये आप जो है बिल्कुल जो है दिमाग में छाप लेना भाई साहब, दिमाग में छाप लेना। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ किसकी, नेक्स्ट ऑप्शन है हर्ष। किसकी बात कर रहा हूँ? हर्ष। तो हर्ष की जब हम बात कर रहे होंगे हर्ष, तो क्या हर्षवर्धन की बात होती है। अशोक, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक के लिए तो आपको पता है सम्राट अशोक किसके लिए फेमस था मेरे प्यारे साथियों? सम्राट अशोक जो है, ठीक है, सम्राट अशोक के कई अभिलेख चलते थे। ठीक है, दंभ लेख के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था, दंभ लेख के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। जब हर्ष की बात कर रहे होते हैं तो इसकी एक जीवनी थी, ठीक है, इसकी जीवनी थी हर्ष चरित्र। क्या? हर्ष चरित्र। तो इसमें याद रखना इसकी जो जीवनी थी, इसकी जीवनी का संबंध क्या था? जीवनी, हर्ष चरित्र, इसकी जीवनी थी। जीवनी का क्या नाम था? जीवनी का नाम था मेरे प्यारे साथियों हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र, इसको याद रखना हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र की जो रचना थी, हर्ष चरित्र की रचना, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? रचना की थी मेरे प्यारे साथियों बाण भट्ट ने। किसने किया था भाई? बाण भट्ट। तो ये पॉइंट अब याद रखिएगा। उसके बाद में अशोक की क्या फेमस थे? इनकी धम्म नीति या अभिलेख, ये इनके फेमस थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की हम अभी बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे साथियों? ये था इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में से किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो किसके किया गया है? ये किया गया है समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की उपलब्धि है, क्योंकि ये किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन, जिन्होंने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। और इसको अन्य नाम क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इसका अन्य नाम जो है वो क्या था? प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसको? प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, रचना हरिशरण द्वारा संस्कृत में की गई, के दरबारी कवि थे। तो मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में अभी अभी बात कर चुका हूं, हर्षवर्धन की बात हो चुकी है, सिख की बात हो चुकी है। तो समुद्रगुप्त ये किसके शासक थे भाई? तो यहां पर आप याद रखना समुद्रगुप्त, यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए समुद्रगुप्त। यहां पर आए एक पॉइंट आया है खारवेल। ठीक है, ये आपके लिए हो सकता है नया हो, तो इसमें याद रखना खारवेल उड़ीसा के शासक थे। कहां के शासक थे? उड़ीसा के शासक। कहां के शासक थे? उड़ीसा के शासक थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। हर्षवर्धन की बात हो चुकी है अभी अभी। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दोनों ही क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो दोनों आप भाई साहब याद रखना। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। शकों पर विजय ठीक है प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आप याद रखना, जब हम बात कर रहे होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी बात कर रहे होंगे इसमें आप समझना, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। किसके शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे। तो आप इस पॉइंट को याद रखने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में अभी भी मैं डिटेल से बात कर चुका हूं। तो यहाँ पर जो है एक बार मैं और आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो आप मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश, क्या इनकी जब बात कर रहे होंगे तो गुप्त शासन का या गुप्त शासन काल का स्वर्णिम काल या स्वर्ण युग क्या कहा जाता है भाई? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, गुप्त शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट आप पॉइंट याद रख सकते हो कि इसने शकों को हराया। किसको हराया भाई? शकों को, यानी कि शक वंश को हराया, शकों को हरा दिया था। मेरे प्यारे साथियों जब इसने शकों को हराया, ध्यान दीजिएगा भाई, जब शकों को हराया तो उसने जो है अपनी राजधानी, दो काम किया इसने। सबसे पहले अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी स्थानांतरित किया। राजधानी कहां पर स्थानांतरित किया? उज्जैनी। और हराने के बाद जो है इन्होंने जो उपाधि धारण किया, इन्होंने उपाधि धारण कर लिया। और मेरे प्यारे साथियों उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य की। किसकी धारण किया? विक्रमादित्य। तो आप ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त की। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिन्होंने जो है किसको, शकों को हराने के बाद जो है किसकी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण किया। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कुमारगुप्त की और महेंद्रदित्य की। किसकी? कुमारगुप्त की। जब कुमारगुप्त प्रथम की बात कर रहे होंगे तो इन्होंने इन्होंने महेंद्रदित्य की, महेंद्रदित्य की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया? महेंद्रगुप्त की। जब हम स्कंदगुप्त की बात कर रहे होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। मेरे प्यारे बच्चे देखो, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, गुप्त वंश के शासक की, तो जो विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और स्कंदगुप्त की बात करें तो इन्होंने हूण शासक था। ठीक है, अब बात कर रहे हो चंद्रगुप्त प्रथम, इसी वंश का एक शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे होंगे
यानी कि स्कंदगुप्त ने जो है, ठीक है, जो स्कंदगुप्त था गुप्त वंश का शासक था, और इसने भी बाद में जाके आगे जाके क्या किया था, हुण शासक को क्या किया था भाई, हराया था। ये याद रखना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था। ठीक है, तो मर्चकटिका का नाटक की बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अमर सिम्हा, क्या, अमर सिंह या अमर सिम्हा नाम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कालिदास की, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे भास की। ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे, भास की बात कर रहे होंगे, और एक हम बात कर रहे होंगे हर्ष की बात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, जब हम बात कर रहे होंगे अमर सिंह की, तो अमर सिंह का जो ग्रंथ था ये कौन सा था। ठीक है, अमर सिंह की हम बात अभी कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी, शूद्रक की। किसकी बात कर रहे होंगे, शूद्रक की। तो अमर सिंह, इनका जो ग्रंथ हुआ करता था, इनके ग्रंथ का नाम था अमरकोश। जबकि हम बात कर रहे होंगे किसकी, बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन पूछ रहा है मर्चकटिका, किसका, मर्चकटिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, मर्चकटिका की जो रचना थी, ठीक है, ये रचना है मर्च, इसकी एक रचना थी, वो है मर्च कटिकम। सीधी सी बात है, जब मर्च कटिकम बोल रहा हूं मैं, तो यानी कि ये किस में है, कि सर ये संस्कृत में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, संस्कृत में। बिल्कुल राइट मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट है कि इसकी मन की मर्च कटिकम की जो भाषा थी, इस ग्रंथ की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत थी। इसके अलावा जब हम मर्चकटिकम की बात कर रहे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला, शूद्रक, और शूद्रक की रचना का क्या नाम था, मर्चकटिकम था। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, देखो ये एक प्रेम कथा थी, प्रेम कहानी थी, किसकी, मेरे प्यारे साथियों, ये प्रेम कहानी जो है वो है वसंत सेना और चारुदत्त। वसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम कहानी है। ठीक है, उसके बाद में जब हम कालिदास, किसकी बात कर रहे होते हैं, कालिदास की बात कर रहे होते हैं, तो भाई साहब कालिदास के तो कई ग्रंथ थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम कालिदास के ग्रंथों की बात कर रहे होते हैं, तो कालिदास के ग्रंथों की बात कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, ध्यान दीजिएगा, पहला जो इसमें ग्रंथ होगा वो कौन सा होगा, विक्रमो वर्षियम। कौन सा है, विक्रमो वर्षियम। उसके बाद में आप याद रखना, मेघदूतम या मेघदूत। ठीक है, विक्रमो वर्षियम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ध्यान देना, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद में है मालविका, मालविका। उसके बाद में आप याद रखना कुमार संभव, कुमार संभव। ये सारे ग्रंथ किसके हैं मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित है। तो पहला पॉइंट कौन सा आया, विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। तीसरा ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। फोर्थ वाला वो है मालविका अर्जुना। उसके बाद में अपन फिफ्थ पोजीशन में बात कर रहे होंगे कुमार संभव। क्या बात कर रहे होंगे, कुमार संभव। तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है ये किसके हैं भाई साहब, ये ग्रंथ जो है वो किसके हैं, ये कालिदास के हैं। इसके अलावा जब कालिदास के ग्रंथों की हम बात कर रहे होते हैं, तो कालिदास के ग्रंथों में आप एक ग्रंथ और याद रख सकते हो, रघु, रघुवंशम।
तो ऐसे करके ये कंप्लीट ये 6 ग्रंथ आप याद रखना। विक्रमो वर्ष्यम, रघुवंशम, मेघदूत है, ठीक है, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकार्जुनम और कुमार संभव, कुमार संभव। उम्मीद है ये सारे के सारे ग्रंथ आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे एक भास और बच गया अपना, तो इसका याद रखना। सौ प्रवासभम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, परंतु अपन को याद क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ये कालिदास के ग्रंथ जरूर याद रखने हैं, ठीक है। कालिदास के ग्रंथों को रात याद करने का मैस बहुत शानदार ट्रिक एक याद रखना, ठीक है। रघु जो है वो, ठीक है, रघु विक्रम को क्या कहते हैं, क्या रघु विक्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि मेघ अभी काले हैं, ठीक है, मेघ अभी काले हैं और वो जो है मालविका को देखना अभी आपके लिए क्या है, असंभव है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, वो है विच फेमस पर्सन ऑफ इंडिया रोट, ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है मालविकाग्निमित्रम एंड इज आल्सो कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अभी अभी मैं इस क्वेश्चन का सोल्व करा चुका हूं कि भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, किस व्यक्ति ने मालविका अग्निमित्रम लिखी और उन्हें भारत का क्या कहा गया, शेक्सपियर, भारत का क्या कहा गया, शेक्सपियर। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो क्या है, वो है भारत का शेक्सपियर, और उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे क्या, मालविका अग्निमित्रम। किसकी बात कर रहे होंगे, मालविका अग्निमित्रम। तो ये आपको जवाब देना है। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भारत का शेक्सपियर, ठीक है। और भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। किसको कहा गया भाई, कालिदास को कहा जाता है। तो आइए हम कालिदास की बात कर लेते हैं, क्या हम किसकी बात कर लेते हैं भाई, कालिदास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब कालिदास की बात कर लेते हैं, क्यों भाई, क्योंकि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। ऑप्शन दे रखा है भारवी, कालिदास, व्यास और हर्ष, व्यास और हर्ष। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप जो है दिमाग में रखिए कालिदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है, बहुत शासक सॉरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि है, ठीक है, कौन, कालिदास, ठीक है। और इसको जो है, चलो भाई साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी डिजाइन डिजाइन करके, ठीक है। याद भी थोड़ा इजी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और आप भी नोट्स जो है बहुत प्यारे प्यारे बनाया करो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करो। जितने सुंदर नोट्स होंगे, याद रखना भाई, याद करने का आनंद और उसको पढ़ने का आनंद, यानी कि एनर्जेटिक रहती है बॉडी, क्योंकि सिस्टमेटिक और सुंदर नोट्स होंगे, सही व्यवस्थित ढंग से नोट्स होंगे, तो याद रखना, याद करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं, कालिदास की मैं बात कर रहा हूँ प्रमुख रचनाओं की, प्रमुख रचनाएं, कालिदास की प्रमुख रचनाएं। और जब कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात कर रहे होंगे तो याद रखना, मैं एक बात कर रहा हूं कि रघु जो है, क्या, रघु, एक व्यक्ति था रघु। मेरे प्यारे बच्चे याद रखने की कोशिश करना, एक व्यक्ति था रघु, ठीक है। रघु जो है वो विक्रम को कहता है, किसको कहता है, वो कहता है विक्रम को, रघु किसको कहता है, विक्रम को कहता है कि मेघ अभी काले हैं, मेघ, क्या, मेघ अभी, अभी काले हैं। तो आप मेरे प्यारे साथियों इस ये ट्रिक के साथ याद करोगे तो कालिदास की सारी ट्रिक याद हो जाएगी। तो मेघ अभी काले हैं, क्या है, मेघ अभी क्या है, काले हैं, इसलिए, इसलिए मालविका, मालविका ये इसकी प्रेमिका थी तो उसको देखने के लिए गया होगा, ठीक है। तो रघु किसको कह रहा है, विक्रम को कह रहा है कि विक्रम भाई डट जा, भाई विक्रम, क्या, विक्रम डट जा, मेघ क्या है अभी काले हैं, ठीक है, इसलिए मालविका को देखना, किसको देखना, मालविका को देखना असंभव है, ठीक है, क्या है, असंभव है। तो यहां पर लिख लो संभव
नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है क्या, रघु। क्या होने वाला है, रघु। तो याद रखना, प्रमुख रचनाओं में हम बात कर रहे होंगे किसकी। पहली रचना जो कालिदास की है वो है रघुवंशम। क्या है भाई, रघुवंशम। उसके बाद में सेकंड रचना याद रखना, मैंने क्या कहा, रघु विक्रम। क्या, रघु किससे कहता है, विक्रम से कहता है। तो दूसरी याद रखना, विक्रमो, विक्रमो वर्ष्यम। विक्रम से क्या याद रखोगे, विक्रमो वर्ष्यम। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों जो थर्ड रचना होने वाली है वो क्या है, मेघ। मैंने क्या बोला, मेघ। विक्रम हो गया मेघ, मेघ से मेघदूत, मेघदूत। उसके बाद में क्या है, अभी। तो अभी से मेरे प्यारे साथियों क्या याद रखोगे, अभी से आप याद रखना, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे जो काले हैं, काले का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिंक किया है कालिदास को। किसको किया है, कालिदास को, यानी कि सारी की सारी रचना किसकी है, कालिदास की। इसलिए मालविका को देखना क्या है, संभव नहीं है। तो मालविका से आप याद रखना कौन सा, मालविका अग्निमित्रम। तो पांचवी जो रचना है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सी है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, जो इसमें दे रखा है संभव नहीं है। तो आप इसमें छठी यानी कि 6 पॉइंट पर एक रचना याद रख सकते हो, कुमार संभव। संभव से क्या याद रखोगे, कुमार संभव। मेरे प्यारे साथियों डेटा का मामला है, आप एक एक पुस्तक यदि रटने बैठ गए तो मुझे तो लगता नहीं है कि आप याद कर पाओगे। चलो आपने इस दिन याद भी कर लिया तो लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। तो आप इसको इस ट्रिक से याद रखना, चिंता मत कि मैं हर क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक लेकर आता हूँ। और मैं जो है, जब मेरी क्लास चल रही है एसएससी जीके जीएस फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल, यकीन मानिए उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें आपको याद करवा रखी है, याद करवाने का प्रयास किया है जो शायद ही आपको ईजिली याद हो। ठीक है, और याद भी हो जाती है तो आप जो है भूलने के चांसेस ठीक ठाक है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे कालिदास की प्रमुख रचनाएं, क्यों कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास की प्रमुख रचनाओं को याद रखने के लिए आप ये ट्रिक याद दिमाग में रखिए कि रघु जो है क्या, जब जब कालिदास की बात आए, किसकी बात आए, कालिदास की बात आए, तो आप ये ट्रिक याद रखना कि रघु जो है वो विक्रम से कहता है कि मेघ अभी काले हैं, मेघ अभी काले हैं। अरे भाई क्या होता है कि जो रघु था क्या, रघु पर्वत के ऊपर बैठा हुआ था, किसको देखने के लिए, मालविका को देखने के लिए। रघु की प्रेमिका कौन थी, मालविका थी। सॉरी, विक्रम की प्रेमिका क्यों कौन थी, मालविका थी। तो रघु क्या बोलता है, रघु बोलते हैं कि अरे भाई विक्रम, हाँ जी, विक्रम बोलता है हाँ भाई। ठीक है, तो विक्रम रघु विक्रम को क्या बोल रहा है कि भाई देख अभी तू डट जा, मेघ अभी काले हैं, यानी कि आसमान में जो मेघ है वो क्या है, काले हैं। तो हो सकता है कि मालविका को देखना क्या, अब तेरी प्रेमी मालविका को देखना संभव नहीं है। तो चल यार घर चलते हैं, कहाँ चलते हैं अपन, घर चलते हैं, कुछ चाय नाश्ता करते हैं। तो मैंने इस ट्रिक से याद किया आपको, रघु से क्या याद रखोगे, रघुवंशम। क्या, रघुवंशम। विक्रम से क्या याद रखोगे, विक्रमो वर्ष्यम। मेघ से याद रखना मेघदूतम। अभी से याद रखना मेघ अभी काले हैं, मैंने क्या बोला, मेघ अभी काले हैं। अभी से क्या याद रखोगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। काले से कालिदास याद हो जाएगा। मालविका, मालविका विक्रम की प्रेमिका कौन थी, मालविका, तो मालविका से याद रखना मालविका अग्निमित्रम। देखना संभव नहीं है, इससे याद रखना कुमार संभव। क्या याद रखोगे, कुमार संभव। मेरे प्यारे साथियों आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है 12वीं, महर्षि वेद व्यास। मेरे प्यारे बच्चे जो व्यास दे रखा है, महर्षि वेद व्यास, इन्होंने किसकी रचना की, महाभारत की किया था। किसकी, महाभारत की रचना किया था। ठीक है, ये आपको पता है। जब हम हर्ष की बात करते हैं तो इनका एक कवि था, ठीक है, हर्ष, हर्षवर्धन। और हर्षचरित्र, हर्षचरित्र की रचना किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, इसकी रचना किया था बाणभट्ट ने। किसने किया था, बाणभट्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कालिदास होगा, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उम्मीद है आपको सारी की सारी रचनाएं जो है याद हो गई होगी।
ठीक है, सारी की सारी आपको रचनाएं याद हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन आगे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। वो है, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आएगा पाणिनि। क्या आएगा? पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो सबको पता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत का व्याकरण है। किसका व्याकरण है? पाणिनि। पाणिनि जो है ये संस्कृत के व्याकरण थे, उनको ग्रंथ था अष्टाध्यायी। तो आप याद रखना, मौर्य प्रशासन के ऊपर तो कौटिल्य, क्या कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। तो ये भी याद रखना, जब मौर्य प्रशासन की बात आती है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो याद रखना कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यदि मौर्य प्रशासन की जानकारी लेनी है तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका। मेरे प्यारे साथियों, मेगस्थनीज की पुस्तिका कौन सी थी? इंडिका। उससे भी जो है मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार के कवि थे? तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर दे रखा है राजपाल, महेंद्रपाल, रामभद्र और देवपाल। रामभद्र और देवपाल। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम राजशेखर की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? राजशेखर की बात कर रहे होते हैं। तो राजशेखर जो है, ठीक है, ये एक संस्कृत कवि है, नाटककार है, और गुज्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल के। तो ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब राजपाल, रामभद्र और देवपाल दे रखा है, तो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। किसके शासक थे? गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक। वंश के शासक थे। इसके अलावा आप याद रखना, जब हम बात कर रहे होंगे महेंद्रपाल, तो महेंद्रपाल के समय इनका दरबारी कवि था। क्या? इनका दरबारी कवि, मेरे प्यारे साथियों, इनका दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। याद रखना भाई, राजशेखर, या इसको बोल रहे होंगे हम रज्जक। क्या बोल रहे होंगे? रज्जक बोल रहे होंगे। ठीक है, इनकी एक रचना थी काव्य मीमांसा। क्या रचना थी भाई? इनकी एक रचना थी काव्य मीमांसा। तो आप इनकी एक दो रचनाएं और लिख सकते हो, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा। क्या? तो राजशेखर की रचना, कपूर मंजरी, मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये दो रचनाएं, और एक थी बाल रामायण भी थी। क्या? एक रचना इनकी क्या थी? बाल रामायण थी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या, तो आप याद रखना महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू किया था? ऑप्शन है सिकंदर सुर, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, तो आपको पता है ये तो जो है नसीरुद्दीन महमूद। क्या? एक व्यक्ति था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो आपको मैं एक पॉइंट पर एक चीज बता देता हूं। नसीरुद्दीन महमूद और नसीरुद्दीन, देखो, जब गुलाम वंश की बात कर रहे होते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब किसकी बात कर रहे होते हैं अपन? गुलाम वंश की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे होते हैं? गुलाम वंश की बात कर रहे होते हैं। तो गुलाम वंश का समय काल 1206 से लेकर 1290। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक था। ठीक है, तो इसमें एक शासक हुआ करते थे नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद का जो है डिप्टी, मतलब जैसे होता है ना, डिप्टी रूलर होता है, डिप्टी शासक होता है, तो इसका नायाब था। इसका क्या था? नायाब था। नायाब का नाम मेरे प्यारे बच्चे क्या था? इसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन।
और मेरे प्यारे बच्चे इनका नायाब था। ठीक है, इससे पहले चालीसा दल में बलबन रह चुका था, जिसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने ईरान की प्रथाओं को भारत में लागू करने का प्रयास किया। तो इसने जो है फारसी, तो यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, फारसी उत्सव था, फारसी। ठीक है, फारसी उत्सव, नौरोज क्या था मेरे प्यारे बच्चे, फारसी उत्सव, नौरोज शुरू कर दिया, नौरोज वरना शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे नार जो है ये नववर्ष पर कब बनता था, ये देखो नौरोज। ठीक है, यानी कि शब्द में ही नो स्पष्ट है, यानी कि नव से सेंस बैठ रहा है। नववर्ष या वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला क्या था, त्योहार था। और फारसी यानी कि ईरानी कल्चर था। कहाँ का कल्चर था, ईरानी कल्चर था। तो मेरे प्यारे साथियों शुरू किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। तो इसका राइट आंसर जो है गयासुद्दीन बलबन होगा। नेक्स्ट, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान को नायब के रूप में कार्य किया। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं अभी अभी बता चुका हूं कि नसीरुद्दीन महमूद क्या, नसीरुद्दीन महमूद की। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो कौन से वंश में था, गुलाम वंश का शासन था। किसका, गुलाम वंश। और मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, गुलाम वंश का दिल्ली में शासन कब से कब रहा था, 1206 से लेकर 1290। भाई साहब ये डेट जरूर याद रखना। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में, ठीक है, गुलाम वंश के बाद में मेरे प्यारे बच्चे, गुलाम वंश के बाद में आया खिलजी वंश। कौन सा वंश आ रहा था, खिलजी वंश आया। ये मैं एक दो डेट आपको एडिशनल याद करवा देता हूँ। ठीक है, ये आया 1290 क्या मेरे प्यारे साथियों, 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320 तक रहा खिलजी वंश मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में कौन आ रहा है, खिलजी वंश आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर यानी कि दिल्ली सल्तनत में आया तुगलक वंश। कौन सा वंश आया, तुगलक। ठीक है, जब अपन तुगलक वंश की बात कर रहे होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे 1320 से, कब से लेकर, 1320 से लेकर, तो आप एक पॉइंट याद रखना, 9 2 11, 9 2 क्या याद रखोगे, 11। तो इसमें याद रखना 1320 से लेकर, कब से लेकर, 1320 से लेकर जो है लगभग लगभग 1411 तक जो इसका शासन रहा। ठीक है, यानी कि नौ 1320 में इन्होंने शासन किया, 1320 के बाद में ये 1411 तक शासन किया। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों शासन किसका आया, उसके बाद में जो है, ठीक है, सैयद वंश। दिल्ली में कौन सा वंश आया, सैयद वंश आया। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत में जो शासन आया वो आता है लोधी वंश का। किसका आता है, लोधी वंश का आता है। तो लोधी वंश की लास्ट डेट कौन सी हुई, ठीक है, यहाँ पर मैं ध्यान दीजिएगा, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि 1320 से लेकर, कब से लेकर, ठीक है, देखो 1290, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो 1206 से लेकर 1290 कौन, गुलाम वंश रहा। 1290 से लेकर 1320 तक कौन रहा, खिलजी वंश। उसके बाद में 1320 से लेकर, ठीक है, 1320 से लेकर, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1414, 1414 तक कौन रहा, तुगलक वंश। उसके बाद में जब हम बात कर रहे होंगे 1414 से लेकर क्या, 1414 से लेकर 1451 तक, 14 से लेकर 1451 तक मेरे प्यारे साथियों कौन रहा, सैयद वंश। उसके बाद में 1451 से लेकर 1526, 1526 तक जो रहा वो रहा कौन सा वंश रहा, लोधी वंश। तो मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने शासन हुए, 5, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने शासक आपको दिख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के उसके बाद में इसकी बेटी आती है, कौन आती है इसकी बेटी, रजिया। कौन आती है, रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली महिला शासक रही हुई है ये। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, बलबन ने क्या, नसीरुद्दीन महमूद जो है उसके बाद उसका साथ में जो है किस रूप में, नायब के रूप में कार्य किया था। किस रूप में कार्य किया था, नायब के रूप में कार्य किया था। किसने, बलबन ने। किसने किया था, बलबन ने किया था। नायब किसका था, नसीरुद्दीन महमूद। इसका मतलब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में जो है शासक कौन आया भाई, शासक आया था बलबन, गयासुद्दीन बलबन आया था। आगे आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। होज ए सुल्तानी का निर्माण किसने किया था, क्या भाई, होज ए सुल्तानी का निर्माण किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बाबर, सिकंदर लोदी, कौन दे रखा है, सिकंदर लोदी का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट है इल्तुतमिश और अकबर। इल्तुतमिश और एक कौन है भाई, अकबर है।
तो हम देख रहे होंगे किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर गुलाम वंश, किसकी, गुलाम वंश में जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, इल्तुतमिश की बात कर रहे होते हैं गुलाम वंश में, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश ने जो है किसका निर्माण किया था, गुलाम वंश ने इसने होज ए सुल्तानी का निर्माण किया था। ठीक है, इसने निर्माण करवाया था किसका, होज ए सुल्तानी का इसने निर्माण करवाया था। MTS 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं 1200 ठीक है 79 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा बुगरा खान। कौन होगा, बुगरा खान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन देवरोई की लड़ाई में। ठीक है, देवरोई की लड़ाई औरंगजेब ने अपने किसको पराजित किया था। तो मेरे प्यारे बच्चे औरंगजेब की लड़ाई जो है, ठीक है, औरंगजेब की लड़ाई किससे होती है, दारा सिकोह से। किससे होती है, दारा सिकोह से होते हैं, वर्सेस औरंगजेब, वर्सेस औरंगजेब। और ये लड़ाई कौन सी थी, देवरोई की लड़ाई। ठीक है, कौन सी लड़ाई थी, देवरोई की लड़ाई थी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य में सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, ठीक है, शिवाजी क्या, मराठा सम्राट शिवाजी और जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम के बीच में पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। मेरे प्यारे बच्चे कब हुई थी भाई, पुरंदर की संधि के लिए आप डेट याद रखना, 1665 ईस्वी। क्या याद रखोगे भाई, 1665 ईस्वी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हम 1665 ईस्वी की बात कर रहे होते हैं तो शिवाजी के 35 किलो में से 23 किले जो है पुरंदर संधि के माध्यम से किसके पास चले गए, औरंगजेब के पास में। किसके पास चले गए, औरंगजेब के पास में चले गए, यानी कि मुगलों के पास में चले गए। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब पुरंदर की संधि दिमाग में आएगी तो सबसे पहले इस समय दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब था। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपकी आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, फ्री की शिक्षा, फ्री की शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोगों तक शिक्षा प्राप्त हो, सभी लोगों तक हमारी पहुंच हो। इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।